हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री विद तेजू सर पर। तो 10th क्लास के बच्चों के लिए लेसन चल रहा है 6th। आज एपिसोड नंबर 3 की बारी, जिसमें हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। पहले जानते हैं, थोड़ा सा याद कर लेते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया थी क्या। तो आप ये देखते थे कि जैसे कोयले का जलना, कोयले को वायु की उपस्थिति में जलाते थे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती थी बच्चों। कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती थी, ठीक है। तो आप ये तो कोयले का क्या था, रासायनिक परिवर्तन। इस परिवर्तन को कोयला वायु की उपस्थिति में जल करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना रहा था। ये परिवर्तन कैसा होता था, रासायनिक परिवर्तन होता था। और आपको याद होगा बच्चों कि रासायनिक परिवर्तन को ही रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। तो ये रासायनिक अभिक्रिया थी। और इसके अंदर क्या था, कोयला ठोस होता था, वायु O2 की उपस्थिति, गैस की उपस्थिति में ये जलता था और CO2 गैस बनती थी और ये गैस इस तरीके से निकल जाती थी, ठीक है। और इसके साथ जब कोयला जलता है तो प्रकाश भी उत्पन्न होता है और ताप भी उत्पन्न होता है, मतलब ऊर्जा भी उत्पन्न होती है। तो इस तरीके से अभिक्रिया आप लिख सकते हो। ये एक रासायनिक अभिक्रिया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। कैसे पता लगा रासायनिक परिवर्तन हो रहा है? क्योंकि कोयला जलने के बाद में जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाती है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस से वापस कोयला नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। तो ये परिवर्तन कैसा हुआ, रासायनिक परिवर्तन। इसी को हम क्या कह देंगे, रासायनिक अभिक्रिया। और जब रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले और बनने वाले पदार्थों को उनके प्रतीकों से लिखा जाता है, जैसे कोयले को C से लिख दिया, वायु को O2 से लिख दिया, कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 से लिख दिया, तो इसको हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक समीकरण कहते हैं। इसी तरीके से बच्चों, अगर मैग्नीशियम के फीते को जलाओ, मैग्नीशियम के फीते को वही किसमें, वायु की उपस्थिति में, वायु की उपस्थिति में इसको भी जलाओ, तो क्या होता है कि एक श्वेत रंग का चूर्ण प्राप्त होता है, जिसे हम कहते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या कहते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं। तो ये भी एक क्या है, रासायनिक परिवर्तन है, इसलिए इसको भी हम क्या कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। और मैग्नीशियम के फीते का सूत्र होता है बच्चों Mg, वायु है O2, दोनों मिलकर के मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है तो MgO। अभिक्रिया को संतुलित करना है तो 2 इधर लगा दो, 2 इधर लगा दो, तो अब Mg भी 2 हो गए, Mg 2 हो गए, O 2 है, यहाँ पर भी O कितने हैं, 2 है। तो ये हुई रासायनिक अभिक्रिया। तो जब ये रासायनिक अभिक्रिया होती है, एक एग्जांपल मैं और रासायनिक अभिक्रिया का लिखता हूं। ये रासायनिक अभिक्रिया के एग्जांपल थे। अभी हम प्रकार देखते हैं, प्रकारों तक पहुंचते हैं, लेकिन पहले रासायनिक अभिक्रिया के बारे में मैंने बताया बच्चों थोड़ा सा। अब आप देखो कि ये मैं साफ करता हूं, आपको पता लगा रासायनिक अभिक्रिया। फिर आप देखना बच्चों, एक छोटी सी बात और सी देखो, क्या कि अगर मैं हाइड्रोजन गैस H2 और I2 की अभिक्रिया करवाऊं ना, हाइड्रोजन गैस और आयोडीन गैस की अभिक्रिया कराऊं, तो हाइड्रोजन आयोडाइड HI बनता है। 2 ये थे, 2 ये थे, तो इसके आगे लगा दो 2, हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है। ये हुई कैसे अभिक्रिया, ऐसे हुई है बच्चों कि H2 ऐसे था, H और H आपस में जुड़े हुए थे। इसी तरीके से I2 कैसा था, I और I आपस में जुड़े हुए थे। ये बीच में ये जो लाइन लगा रहा हूं, ये क्या है, इन दोनों के बीच में बंद है। ये लाइन इन दोनों के बीच में क्या है, बंद है। अब क्या होगा, इनकी अभिक्रिया कैसे होगी कि ये बंध टूटेगा, ठीक है, और ये बंध टूटेगा। तो इस तरीके से यहाँ पे H और H अलग हो गए, यहाँ पर I और I अलग हो गए। अब H और I में आपस में बंध बन जाएगा, ये बन जाएगा H और I में बंध बन गया, यहाँ पर H और I में बंध बन गया, ठीक है। तो आपको पता लग गया बच्चों कि जब अभिक्रिया होती है तो विभिन्न प्रकार के बंध टूटते भी हैं, बंध टूटते हैं, कुछ बंध बनते हैं, कुछ बंध बनते हैं। आप देखो यहाँ पर बंध टूट रहे हैं, यहाँ पे बंध बन रहे हैं, ठीक है। तो बंध टूटते भी हैं, बंध बनते भी हैं। और कुछ अभिक्रियाएं जो है वो क्या होती हैं, तीव्र होती हैं, और कुछ अभिक्रियाएं मंद होती हैं।
मान लो कुछ अभिक्रियाएं ऐसी तो बहुत तेजी से हो जाती है, जैसे अम्ल के अंदर क्षार मिलाओ तो बहुत जल्दी से अभिक्रिया कर लेते हैं, लेकिन लोहे पर जब जंग लगता है ना तो बहुत महीनों तक लोहा पड़ा रहता है, सालों तक पड़ा रहता है बाहर, तब जो है वायु और नमी के संपर्क में आने पर जंग लगता है। तो इसका मतलब वो परिवर्तन कितना कैसा है, बहुत धीमा है। ठीक है, तो तीव्र भी हो सकती है, मंद भी हो सकती है, और अभिक्रिया की प्रकृति भी अलग अलग हो सकती है। ठीक है, तो इस आधार पर कि अभिक्रियाएं में कई तरीके के परिवर्तन हो सकते हैं, बंद टूट सकते हैं, बन सकते हैं, तीव्र हो सकती हैं, अलग अलग प्रकृति की हो सकती हैं। इस आधार पर अभिक्रियाएं भिन्न प्रकार की होती हैं। ठीक है, कि उसमें बंद टूट रहे हैं या बन रहे हैं, अभिक्रिया धीरे हो रही है, तेज हो रही है, प्रकृति कैसी है, इस प्रकार इस आधार पर अभिक्रिया भिन्न प्रकार की होती है। तो उनमें भिन्न प्रकार में आज हम पढ़ेंगे। पहला कौन सी अभिक्रिया, साफ कर रहा हूं मैं बच्चों इसको, ये देखो, ये इसका मतलब आपको ये पता लग गया कि जब भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो कुछ बंध टूटते हैं और कुछ बंध बनते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब आप देखो कि जब इस आधार पर अभिक्रिया का पहला प्रकार जो है वो भिन्न प्रकार की अभिक्रिया हुई, तो इनमें पहली अभिक्रिया है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया, अभिक्रिया, या इसको इंग्लिश में एडिशन रिएक्शन भी कहते हैं, एडिशन रिएक्शन। ठीक है, इसको योगात्मक अभिक्रिया भी कहते हैं, योगात्मक जुड़ना, योगात्मक क्या हो गया, जुड़ना। ठीक है, तो आपको अभिक्रिया के नाम से पता लग रहा है, संयोजन का मतलब भी क्या होता है, जुड़ना, एडिशन का मतलब भी क्या होता है, जुड़ना, योगात्मक का मतलब भी क्या होता है, जुड़ना। तो इस प्रकार से अब योगात्मक अभिक्रिया कौन सी हो जाएगी, जिसमें दो क्रियाकारक होंगे। जैसे ये एक मेरे पास क्रियाकारक है, देखो बच्चों कौन सा, ए। ठीक है, इसने दूसरे क्रियाकारक से अभिक्रिया की जो कौन सा था, बी। ये कौन सा था, बी। ये दोनों जुड़े और क्या बन गया, दोनों ने जुड़ करके आपके पास ये ए और ये था दूसरा बी, दोनों आपस में जुड़ गए हैं। ये लो, ये बी, ये दोनों आपस में जुड़ गए, यहां पर दोनों अलग अलग थे। ये दोनों क्या है, अभिकारक। इनको क्या कहते हैं बच्चों, अभिकारक या क्रियाकारक। और ये जो बने वो क्या है, उत्पाद। आप देख रहे हैं इसमें क्या हो रहा है कि दो अभिकारक मिलकर के एक ही उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं, ये दोनों जुड़ करके एक ही बन गए, एक ही उत्पाद का निर्माण करें तो उसको हम संयोजन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो आपको संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया की परिभाषा समझ में आई क्या, कि जब या वह अभिक्रिया जिसमें, आप ऐसे लिखो, वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक, दो या दो से अधिक अभिकारक परस्पर मिलकर एक ही उत्पाद का निर्माण करें, एक ही उत्पाद का निर्माण करें, उसे योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं, या संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, या एडिशन अभिक्रिया कहते हैं। तो ये आपके पास परिभाषाएं होगी बच्चों, कि जब दो या दो है, और भी हो सकते हैं, दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर के एक ही उत्पाद का निर्माण करें तो उसे हम संयोजन अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया या एडिशन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण देखो, और उदाहरण देखो, जैसे मैंने ये तो मॉडल लिखा है, उदाहरण देखो, जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल देखा था कि कोयले को वायु की उपस्थिति में जलाते हैं तो ये CO2 गैस बनती है। ठीक है, तो आपने देखा कि ये एक क्रियाकारक, ये दूसरा क्रियाकारक, दोनों अभिकारकों ने मिलकर के एक ही CO2 का उत्पाद, एक ही उत्पाद का निर्माण कर लिया। यहां पर देखो, इसके साथ में प्लस करके मैंने कोई और उत्पाद नहीं लिखा है, एक ही उत्पाद लिखा है, CO2। ठीक है, तो दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर के एक ही उत्पाद का निर्माण करे तो उसे अपने योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, इस योगात्मक अभिक्रिया की विशेषता क्या है, एक तो एक ही उत्पाद बनेगा, दूसरी क्या विशेषता है कि इनका इस उत्पाद का जो भार होगा ना, वो क्रियाकारकों के कुल भार के योग के बराबर होगा। जैसे कि आपने क्रियाकारक का भार, यहाँ पे कार्बन का कितना भार है, 12, प्लस ऑक्सीजन का, एक ऑक्सीजन का भार होता है बच्चों 16, परमाणु भार क्या होता है 16, है कितने, 2, तो इंटू कर लो 2, तो ये अपने पास क्या हो गया 12 प्लस 16 दूना 32, तो कुल क्रियाकारकों का कुल द्रव्यमान क्या हो गया, 12 प्लस 32 कितना हो गया 44।
अब इधर देखो CO2 में इस उत्पाद का कितना द्रव्यमान है, कार्बन का 12 प्लस CO2 का एक CO2 का 16, एक मतलब एक O का 16, तो 2 O का क्या हो गया 16 इंटू 2 32, तो 12 प्लस 32 ये भी कितना हो गया 44। ठीक है, तो संयोजन अभिक्रिया के लिए परिभाषा आपने लिखी, दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर के जब एक ही उत्पाद का निर्माण करे तो उसको संयोजन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। और योगात्मक अभिक्रिया में क्रिया कारकों का कुल द्रव्यमान जो होगा वो उत्पाद के द्रव्यमान के क्या होगा बराबर होगा। वैसे तो सभी के लिए ही होता है, लेकिन ये उत्पाद का उतना ही द्रव्यमान होगा जितना क्रिया कारकों का कुल द्रव्यमान है। ये सब में ही होता है वैसे जितनी भी अभिक्रियाएं होंगी, लेकिन क्योंकि यहाँ पे एक ही उत्पाद है तो एक ही उत्पाद का द्रव्यमान इन सारे क्रिया कारकों के द्रव्यमानों के योग के बराबर होगा। चलो बच्चों, इसके बाद और देखिए आप, मैं इसको साफ कर रहा हूं, ये एग्जाम्पल साफ कर रहा हूं और उदाहरण लिख रहा हूं। देखो कि इसी तरीके से एक एग्जाम्पल और लिखता हूं, जैसे जो मैंने अभी लिखा था, क्या कि दूसरा उदाहरण लिख रहा हूं मैं, उदाहरण नंबर 2, मैग्नीशियम फीते का जलना। आपको पता है मैग्नीशियम का सूत्र क्या था, Mg, कैसा था ठोस, जलाया किसकी उपस्थिति में, वायु, वायु की उपस्थिति को आप क्या लिखते हो O2, क्या बन गया बच्चों MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। ठीक है, यहां पर 2 लिए। तो अब आप देखो कि ये जो 2 या 2 से अधिक क्रियाकारक थे, इन्होंने मिलकर के एक ही उत्पाद का निर्माण कर दिया। अब आप ये कह सकते हो कि सर देखो मैग्नीशियम MgO 2 है, अरे 2 भले ही है लेकिन है तो दोनों ही MgO ना। आप इसके साथ में यहाँ पर CO2 H2O कुछ लिख दोगे तो वो 2 से अधिक उत्पाद हो जाएंगे, लेकिन अभी तो हमारे पास उत्पाद क्या है बच्चों, एक ही उत्पाद है। इसको हम पूरे को एक ही उत्पाद मानेंगे, ये मानेंगे कि ये MgO एक ही बना ना। ठीक है, इसके 2 अणु बने वो अलग बात है, लेकिन उत्पाद तो मैग्नीशियम ऑक्साइड ही है और कोई उत्पाद नहीं है। तो इस अभिक्रिया को हम योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का कैसा होता है चूर्ण, श्वेत चूर्ण होता है। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से आप एक एग्जाम्पल और देखो, एक एग्जाम्पल और देखो, और फिर ये मैग्नीशियम संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया का हो जाएगी पूरी। एक उदाहरण और देखो बच्चों, क्या है उदाहरण कि आपके पास यहां पर मैंने लिखा C डबल बॉन्ड C, कार्बन और कार्बन के बीच में द्विबंध है। यहां पर मैंने लगा दिया R, यहां पे लगा दिया मैंने H, यहां पे लगा दिया मैंने R, यहां पे लगा दिया मैंने H। ये R भी हो सकते हैं, कुछ और भी हो सकते हैं। ठीक है, जब कार्बन और कार्बन के बीच में द्विबंध आ गया ना, ये 2 बंध है, एक और एक 2 बंध है, द्विबंध है, तो इसको हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है, ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है क्योंकि कार्बन और कार्बन के बीच में कितने बंध है बच्चों, 2 बंध हैं। ऐसे 3 भी हो सकते हैं, तो ऐसे को हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ है। असंतृप्त इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कार्बन और कार्बन के बीच में क्या है, 2 बंध है। ठीक है बच्चों, तो इस असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को क्या कहा जाता है, आप जो वनस्पति तेल होते हैं ना, वनस्पति तेल जैसे सरसों का तेल है ना, ये जो वनस्पति तेल जो होते हैं वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन ही होते हैं। अगर इसका हाइड्रोजनीकरण करवा दिया जाए, मतलब इसके साथ हाइड्रोजन जोड़ दी जाए, हाइड्रोजनीकरण का मतलब क्या है, इसके साथ हाइड्रोजन जोड़ दी जाए, तो हाइड्रोजन जोड़ेंगे तो H2 से अभिक्रिया करवाई। ठीक है, जो H2 का जुड़ना क्या कहलाता है, हाइड्रोजनीकरण। हाइड्रोजनीकरण, हाइड्रोजनीकरण का मतलब क्या हुआ बच्चों, हाइड्रोजन का जुड़ना। ये किसकी उपस्थिति में जुड़ता है, निकल की उपस्थिति में जुड़ता है। तो अब ये क्या हो जाएगा, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, अब जो 2 बंध थे ना वो बंध एक टूट गया। ठीक है, और इधर R और इधर R, ये कार्बन की श्रृंखला ही है। R का मतलब कार्बन की चेन है, यहां पर भी कार्बन की चेन है। यहां पे पहले एक हाइड्रोजन हुआ करता था इस कार्बन के साथ, इन 2 में से एक हाइड्रोजन यहां पे जुड़ जाएगा तो ये हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 2। इसी तरीके से यहां पर एक हाइड्रोजन था पहले, एक हाइड्रोजन यहां से आ जाएगा, कितने हो जाएंगे, 2। ठीक है, अब आप देखो कार्बन और कार्बन के बीच में बंध कैसा हो गया, एक बंध हो गया, एकल बंध हो गया। एकल बंध हो गया तो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ यौगिक है, इसलिए ये है तो हाइड्रोकार्बन ही, है तो हाइड्रोकार्बन ही है, लेकिन कैसा है, संतृप्त है। कैसा है बच्चों, संतृप्त है। क्यों संतृप्त है, क्योंकि कार्बन और कार्बन के बीच में एक ही बंध है। ठीक है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन है
और संतृप्त जो हाइड्रोकार्बन होते हैं वो होते हैं वनस्पति घी। वनस्पति घी जो होता है डालडा घी जिसको अपने कहते हैं, ठीक है। वनस्पति घी जो होते हैं वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है? वनस्पति तेल, ठीक है। सरसों का तेल कैसा है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। और ये डालडा घी जो है वो कैसा है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। कैसे बना कि जो वनस्पति तेल जो सरसों के तेल का हाइड्रोजनीकरण करवा देंगे ना, अपने असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का हाइड्रोजनीकरण करवा देंगे, मतलब इससे हाइड्रोजन जोड़ देंगे निकल की उपस्थिति में, तो ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन में बदल जाएगा और वनस्पति घी का निर्माण हो जाएगा। तो ये भी एक युगात्मक अभिक्रिया है, क्योंकि एक क्रियाकारक, ये पूरा क्रियाकारक एक था, एक ये क्रियाकारक था, दोनों ने जुड़ करके एक ही, ये पूरा एक ही उत्पाद है, एक उत्पाद का निर्माण किया है। तो ये भी एक युगात्मक अभिक्रिया ही है। जो वनस्पति तेल होता है ना, वो हमारी जो रक्त शिराएं और धमनियां होती हैं उनमें जमता नहीं है, लेकिन जो वनस्पति घी जो होता है वो रक्त की नलियों में जम जाता है। रक्त नलियों में, जैसे मान लो ये आपकी रक्त की नली है, इसके बीच बीच में जो है यहाँ पे ये जो डालडा घी जो है इसे जम जाता है, इसलिए हृदय रोग वगैरह हो जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि वनस्पति घी नहीं खाना चाहिए और वनस्पति तेल आप खा सकते हो। मतलब वनस्पति तेल में आप सब्जी बना सकते हो, लेकिन डालडे घी में सब्जी नहीं बना सकते, क्योंकि वो आपकी रक्त नलिकाओं में जम जाएगा, जिससे हृदय को आघात पहुंचेगा, हृदय रोग हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये हुई बच्चों संयोजन अभिक्रिया या युगात्मक अभिक्रिया। आपने परिभाषा समझ ली कि जिसमें दो क्रियाकारक मिलकर के एक ही उत्पाद, दो या दो से अधिक क्रियाकारक मिलकर के एक ही उत्पाद का निर्माण करें, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। उत्पाद का कुल द्रव्यमान क्रियाकारकों के द्रव्यमान के बराबर योग के बराबर होता है, ठीक है। और उदाहरण जो है मैंने आपको 3 उदाहरण लिख करके दे दिए। तो आज की क्लास बच्चों इतनी ही। कल मैं आपको अपघटन अभिक्रियाएं या विघटन अभिक्रियाएं समझाऊंगा। आज के लिए इतना ही। गुड लक बच्चों, पढ़ते रहो।